नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और अपने चर्चा की शुरुआत हम राहुल गांधी से करते हैं। राहुल गांधी को जो सजा दी गई थी मानहानि मामले में, उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मामला खत्म हो गया है। हाँ, उस सजा पर रोक लग गई है, यानी कि उनके जो संसद की सदस्यता है वो बहाल हो सकती है, उसका रास्ता साफ हो गया है। और साथ ही साथ वो अब तक के हिसाब से देखा जाए तो 2024 का चुनाव भी लड़ सकते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया, उसके बाद कांग्रेस में जो ज़बरदस्त हमने देखा किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई में इससे एक जो बूस्टर डोज कांग्रेस को मिलना चाहिए वो मिल गया? जी, देखिए, वाकई में बूस्टर डोज की बात तो है ही और कांग्रेस का जश्न मनाना भी स्वाभाविक है। क्योंकि राहुल गांधी, ठीक है, भले ही अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर वहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सब कुछ तय करते थे। राहुल गांधी ही जब सरकार पर अटैक करना हो कभी, तो बस बोलकर भाग जाने की उनकी शैली अलग बात है वो, लेकिन वो वहाँ पर आक्रामक तरीके से, और अभी हमने देखा था किस तरीके से बजट सत्र के दौरान उन्होंने अदानी वाले मुद्दे पर सरकार को घेरा था। और अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से ठीक पहले यदि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होती है तो हमको देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी सरकार पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उनका जवाब दे रहे हैं। तो ये जो टक्कर है ना, देखिए, जैसे बड़े पर्दे पर होता है कि किसी खास अभिनेता और किसी खास विलेन के बीच में टक्कर दर्शक देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो राजनीति का महामुकाबला है, अभिनेता कौन और विलेन कौन जी, जो राजनीति का भी महामुकाबला है ना, तो वो भी अब दो जो लीडर हैं उनके बीच में जनता देखना चाहती है कि ठीक है, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का जो राजनीतिक कद तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब राहुल गांधी थोड़ा सा पहले से ज़्यादा परिपक्वता के साथ अपनी बात रख पाते हैं, इसलिए देखना होगा कि किस तरीके से। और ख़ासतौर पे आप देखिए कि वो किसी मुद्दे पर सरकार को फंसा भी देने में, जैसे मणिपुर का मुद्दा है, या इससे पहले भी अडानी का मुद्दा था, या ऐसे 3-4 मुद्दे ऐसे वो लगातार उन्होंने उठाए जिस पर उन्होंने सरकार को फंसाया, सरकार को उलझाया, सरकार का जो के खिलाफ थोड़ा सा माहौल बनाया। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि राहुल गांधी नए जोश के साथ लौटे हैं, उनको भी पता है कि जनता ने, खासतौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनसे जो उम्मीदें लगाई हैं उन पर अब उनको खरा उतरना है, उनको नेतृत्व साबित करके दिखाना है अपना। और नेतृत्व साबित करके दिखाएंगे अभी विपक्ष की भूमिका में 1 साल तक, तो ही जो अन्य दल उनके, जो यूपीए का नाम बदलकर उन्होंने इंडिया गठबंधन रखा है, तो वो गठबंधन के नेता भी शायद उनके नेतृत्व पर माने। तो देखने वाली बात होगी क्या राहुल गांधी अपने आप को फिर से साबित कर पाते हैं। लेकिन ये तो है कि आपने जैसे कहा जश्न मनाना, तो जश्न मनाना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ कुछ सवाल भी हैं। हमको ये भी देखना होगा कि कांग्रेस, खासतौर पर गांधी परिवार, हमारे जो संविधान में जो कुछ, जो भी किसी भी आरोपी को जो कानूनी प्रावधानों के तहत राहत मिलती है, तो शायद सर्वाधिक लाभ ये परिवार ही ले रहा है। सोनिया गांधी खुद जमानत पर हैं, राहुल गांधी खुद जमानत पर हैं, बल्कि 3-4 मामलों में शायद जमानत पर हैं। और अब तो उनके पास एक और लाभ आ गया है कि एक मामले में जिनकी जो उनकी दोष सिद्धि हो चुकी थी, उस पर स्थगन लग गया है। दोष सिद्धि खत्म नहीं हुई है, मुक्ति नहीं मिली है, स्थगन लगा है। तो एक लाभ उनको और मिल गया है। तो क्या ऐसे ही, और उनके खिलाफ और भी कई सारे मामले हैं, तो ये अब देखना होगा कि क्या वो ऐसे ही लाभ और भी आगे लेना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा था कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है, और कहा, ये जो अब उनका हलफनामा देखेंगे तो उसमें लिख रखा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है, और माफ़ी मांगनी होती तो हम पहले ही कोर्ट के बाहर ये मांग चुके होते और ये मामला खत्म हो गया होता। ठीक है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, और ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था, राफेल वाले मामले पे भी कहा था माफ़ी नहीं मांगेंगे।
लेकिन राहुल गांधी को डॉक्टर मनमोहन सिंह से तो माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनका वाला विधेयक फाड़ के फेंका था जो राहुल गांधी को बचा सकता था, उनकी सांसदी बचा सकता था। ये जो उनको 2-4 महीने 5 महीने जो उनको बाहर रहना पड़ा, उनको जो सरकारी बंगला छिन गया, वो सब उनके साथ नहीं होता। तो क्या आप डॉक्टर मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगें कि साहब मेरे से गलती हो गई थी, उस समय वो विधेयक फाड़ दिया था, अगर वो विधेयक होता तो मैं तब भी बच जाता। और क्या राहुल गांधी अभी मांग करेंगे कि ये जो मानहानि से जुड़े मामले में जो सदस्यता चली जाती है या जो 2 साल की सज़ा हो जाए तब भी सदस्यता चली जाती है, तो क्या इस कानून में संशोधन किया जाए? क्या वो वाला विधेयक लाने की मांग राहुल गांधी करेंगे? तो ये एक देखने वाली बात होगी। और राहुल गांधी ठीक है, खुश हैं और विक्ट्री का जो साइन बना रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि अदालतें बार बार क्या कह रही हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी को अदालतें वो काम कर रही हैं जो शायद राहुल गांधी की माताजी या राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो नहीं कर पाए। अदालतें वो कह रही हैं कि भैया राफेल वाले मामले पे भी कहा कि आप संभल कर बोलिए, इसमें भी कहा उन्होंने कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो टिप्पणी की गई वो गलत थी, आगे से संभल कर बोलिए। तो संभल कर बोलिए, अगर अदालत बार बार आपको कह रही है, समझा रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि किसी की बात नहीं सुनते आप, ठीक है, लेकिन जो देश की सर्वोच्च अदालत है, आप कह रहे हैं कि मेरा उसमें विश्वास है, मैं फैसले का स्वागत करता हूं, तो उन्होंने जो सुझाव दिया है उसका भी स्वागत कीजिए, उस सुझाव को मानिए, आगे से सतर्क होकर बोलिए। और भारतीय राजनीति का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इतनी जो कलुषित वातावरण कभी देखने को नहीं मिला। जिस हिसाब से आजकल टिप्पणी की जाती है, हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, अभियान चलाइए आप, लेकिन जो उसकी भाषा है उस पर जरा आप नजर डालिए कि क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का उपयोग जायज है। तो राहुल गांधी के लिए राहत है, लेकिन सतर्कता बरतें, वो उसके लिए सुझाव दिया गया है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने भले ही माफ़ी मोदी जी से मांगने से मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उस विधेयक को फाड़ने के लिए मांगनी चाहिए, और वो विधेयक लाने के लिए उनको प्रयास भी करना चाहिए। सरकार को अधीर रंजन चौधरी जाके कहें कि वो ले आइए ताकि अगली बार ये बच जाएं। और राहुल गांधी को देखना होगा कि जिस हिसाब से वो अब अभी हमने देखा था कि सावरकर पे उन्होंने टिप्पणी कर दी थी, या ऐसे ही वो तमाम टिप्पणियां कर देते हैं आरएसएस पे, बीजेपी पर, कि उन्होंने केरोसिन छिड़क दिया। तो ये जो भाषा है ना, ये भाषा ठीक नहीं है। आप मुद्दों की बात करिए, आप उनकी कोई नीतियां हैं उनकी आलोचना कीजिए। ये नफरत, मोहब्बत और ये मिट्टी का तेल और ये सब चीजें जो है ना, ये राजनीति में चलती नहीं है, नेगेटिव चीजें हैं ये सब चीजें। और लगातार नेगेटिव बात करना, आप ऐसा कहेंगे तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये आप गलत दिशा में मोड़ रहे हैं सब चीजों को। इस दिशा में आप जाएंगे तो आप उन दूसरों वालों को भी मौका देंगे। क्या डराने की देश को कोशिश की जा रही है? देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार जिस हिसाब से चल रही है और नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को आगे रख कर आगे बढ़ रही है, उससे हमारे यहाँ के कुछ विपक्षी दलों को भी और विदेश में बैठे कुछ लोगों को भी बहुत दिक्कत है, कुछ विदेशी सरकारों को भी बहुत दिक्कत है। तो सब इकट्ठे होकर अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकार डिगे किसी तरीके से, यहाँ पर फिर से वही शासन आए। जबकि सत्ता के गलियारों में जो एजेंट्स घुमा करते थे, बिचौलिए घुमा करते थे, बिना कटमनी के कुछ काम नहीं होता था, तो वो सब चीज़ें फिर से आए और फैमिली फर्स्ट वाला जो था दौर वो लौटे। और ये हमने देखना चाहिए कि गठबंधन सरकारों का जो युग था उसके प्रति अभी देश उसमें फिर से ना चला जाए, इसके लिए उपराष्ट्रपति जी ने भी चेताया है और बताया है कि कैसे स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बड़े बड़े फैसले कर सकती है। अब देखिए ना, जैसे ये इंडिया गठबंधन बना के बैठे हैं, ठीक है, हम अभी तो ये कह रहे हैं सबकी जो भी फैसला होगा हम सब मिलकर करेंगे और हम एकजुट हैं। और ये मैं वहीं आ रहा था कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो सक्रियता होगी अब जी, उसको पचा पाना कितना केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, हो सकता है शरद पवार के लिए भी कितना मुश्किल रहने वाला है जी। उस पर आता हूं मैं, लेकिन इससे पहले हम जब बात करें कि जब अगर मान लीजिए गठबंधन कितनी की मजबूरियां कितनी होती हैं। पहली बात तो यह है कि क्या देश के लिए मजबूरी क्यों है गठबंधन? देश तो मजबूत सरकार चाहता है, मजबूत सरकार चल रही है
और मजबूत सरकार आगे भी लाएगा, तो गठबंधन की मजबूरी में हम क्यों जाएं? हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो गठबंधन सरकारों के दौरान जो दुश्वारियां सही, वो देश अब क्यों सहे? आप देखिए कि अगर मान लीजिए बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करनी हो तो पहले किस किस को फोन किया जाएगा? मतलब जो भी अगर प्रधानमंत्री बनेगा विपक्ष का, अगर वो सरकार में आना चाहते हैं तो किस किस को फोन करेंगे? सबसे बालाकोट के लिए अनुमति लेंगे क्या वो, या एक आदमी फैसला करेगा? क्या इनमें से कोई भी एक आदमी ऐसा है जो इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति रखता हो? नहीं, तो ये एक उसमें बोलेगा सबूत भी इकट्ठा करते हाँ, रहे सबूत भी इकट्ठे करते रहें। और फिर कोई उसमें ये भी हो सकता है कि इसमें जो भी जाए उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, तो तमाम तरह की बातें होंगी। तो वो नीतीश कुमार जी कहेंगे कि भाई जाति आधारित जनगणना हो गई है, उसके हिसाब से उसमें प्रतिनिधित्व। तो ये और सीमा पार जिनको मानना हो किसी खास वर्ग से ना हो तो ये तमाम तरह की चीजें आएंगी। और ये देखिए, इनमें से किसी के पास राष्ट्रहित का एजेंडा नहीं है, फैमिली फर्स्ट का एजेंडा है इनका, और पार्टी फर्स्ट का एजेंडा। तो ये देश का भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस राज्य में हैं, या क्या उन्होंने उस राज्य को आगे बढ़ाया? नीतीश कुमार के राज्य में बिहार कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के राज्य में बंगाल कहाँ पर है? जरा हमको इसको देखना चाहिए। बिल्कुल। और ये आपने जो बात करी कि अब राहुल गांधी के आ जाने से और खासतौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए, क्या जो अन्य पार्टियां हैं इंडिया नामक गठबंधन में शामिल हैं, क्या उनकी प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा को ठेस पहुंचेगी? तो मुझे लगता है कि जरूर पहुंचेगी। और अभी आप देखिए कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने देखा कि अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि हम ठीक है 450 सीटों पर एक उम्मीदवार उतार देंगे, ऐसा होगा नहीं। अब आप देखिए कि जो मतभेद की शुरुआत है वो हो कैसे चुकी है। कर्नाटक के मंत्री दिल्ली आए और वो मोहल्ला क्लिनिक में गए, पहले उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, जब ऊपर से डांट पड़ी तो बोल दिया कि बहुत खराब है ना। हमने देखा कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा किया पुणे में, तो शिवसेना के जो यूबीटी है उसका जो मुखपत्र है सामना, उसमें शरद पवार की आलोचना कर दी। तो ये आपस में एक दूसरे पर अविश्वास रखते हैं। और जब मैंने आपने पहले भी कहा था कि ये सारे जब एक साथ बैठते हैं तो ठीक है, वो फोटो फ्रेम एक में सारे नजर आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन दिल इनके मिले नहीं है और दिल मिलेंगे भी नहीं। जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो सारा जो सिर्फ फुटबॉल है वो सामने नजर आ जाएगी। और प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा को देखिए, कोई नहीं, जो महत्वाकांक्षा है उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। सबको पता है कि अभी 24 में मौका आया, उसके बाद फिर 29 में आएगा। तो मैं ये मौका नहीं हाथ से जाने दूं। राजनीति में अवसर कोई नहीं गंवाना चाहता है। तो अरविंद केजरीवाल भी चाहेंगे कि वो मौका अगर आया है तो मैं भी अपना हाथ मारूं। ममता बनर्जी भी चाहेंगी, नीतीश कुमार भी चाहेंगे, और बनेगा तो वही जिसको देश चाहेगा। खैर, लेकिन राजनीति में अवसर कोई नहीं गंवाना चाहता, और कोई इतना बड़ा दयालु भी नहीं होता है कि नहीं हम नहीं, आप बनिए। तो और अगर ऐसा होता भी है, जैसा कि हमने देखा था कि वाम मोर्चा सरकार के दौरान की कांग्रेस ने सहयोग और समर्थन दे दिया एचडी देवगौड़ा को और इंद्र कुमार गुजराल को, तो वो सरकारें कैसे चली, इसको देश को ध्यान रखना चाहिए। वो कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी, जब नहीं सुने प्रधानमंत्री ने बात तो सरकार गिरा दी। सरकार गिरने से जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो देश में निवेश नहीं आता है, तमाम तरह की जो नीतियों में शिथिलता आ जाती है। बहुत सारे संकट जो 90 के दशक में जो लोग हैं उनसे जरा एक बार आप बात करके देखिए देश उस समय कैसे चलता था। बेरोजगारी चरम पर थी, महंगाई चरम पर थी, राजनीतिक अराजकता, विधायकों की खरीद फरोख्त, सब कुछ एक तरह से आपको कोई देश का कोई भविष्य नजर नहीं आता था। आज जब सरकारी जो विदेशी एजेंसियां हैं इस बात को कह रही हैं कि अमेरिका को हम पीछे छोड़ देंगे, अमेरिका की रेटिंग कम हो रही है, हमारी रेटिंग बढ़ रही है, तो ये दिखाता है कि आज भारत किसी दिशा में जा रहा है और भारत नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। तो इसका स्वागत करना चाहिए और ये सच भी स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए। बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, खास करके इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि 31 और अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होनी है। हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में क्या मनोहर लाल खट्टर या उनकी सरकार कमज़ोर है? क्योंकि चर्चा इसी बात की है कि यूपी में देख लो, यूपी में कुछ नहीं होता है, सीधे बुलडोजर चलता है। खैर, वहाँ भी बुलडोजर चला, अब तक उस तरीके का एक्शन नहीं हुआ। सरकार कह रही है कि कोशिश की जा रही थी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की, तो सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल तो उठ रहा है ना कि नो हिंसा को आपने समय रहते कंट्रोल नहीं किया। क्या
पूरा कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की विफलता साफ नजर आ रही है। और अगर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ये बात कह रहे हैं कि कोई खुफिया अलर्ट ही नहीं था कि वहां पर नूह में कुछ ऐसा हो सकता है, और उसके बावजूद अगर ऐसे हुई है तो फिर आपकी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको आप बंद कर दीजिए। या लेकिन दुष्यंत चौटाला का दावा कुछ और है जी, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पर हमको पता था, और खासतौर पे जो पुलिस की विफलता की और उन्होंने इशारा किया, हो सकता है कि वो गृह मंत्री पर निशाना साध रहे हो। तो ये देखिए, ये भी गठबंधन सरकार की जो झंझट होते हैं जिससे आम लोगों को आम लोगों को सहना पड़ता है सब चीज़ें। तो हरियाणा में देखिए, नूह में जो कुछ हुआ वो सरकार की विफलता है, लेकिन एक चीज़ और देखनी होगी कि जो कुछ हुआ है वहाँ पर वो आज वो जो इलाका है उस इलाके में क्या माहौल है। अगर हम बात करें देश में जो बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड की, तो पहले जामताड़ा को माना जाता, लेकिन जामताड़ा को मेवात बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब आप देखिए कि वहाँ पर इस समय ऑनलाइन फ्रॉड के कोर्स कराए जाते हैं, और वो कोर्स 1 हफ्ते से लेकर 3-3 महीने तक के होते हैं, और उसके लिए भी लाखों रुपए वो लोग लेते हैं वहाँ पर। और ख़ासतौर पर आप देखिए कि जब पुलिस ने वहाँ पर दबिश देनी शुरू करी, छापे मारने शुरू करे, जो ऑनलाइन जो फ्रॉड करते थे उनकी गिरफ्तारियां शुरू हुई, तो पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश था वहाँ पर। और आपने देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद की जलाभिषेक यात्रा के अलावा पुलिस भी दंगाइयों के निशाने पर थी, और दंगाई जो उस पूरे इलाके में घूमे तो वहाँ पर 2 पुलिस स्टेशनों को छोड़ के उन्होंने सिर्फ जो साइबर पुलिस थाना था उसको जलाया। आप देखिए कि साइबर पुलिस थाने में तो कोई बंदूक नहीं होती है, कोई वहाँ पर कोई हथियार नहीं होता है, वहाँ पर कोई इस तरीके का वातावरण नहीं होता, तो उसको क्यों जलाया? वहाँ पर कंप्यूटर इसलिए जलाए गए, वहाँ पर दस्तावेज इसलिए जलाए गए ताकि जो FIR दर्ज थी गाँव वालों के खिलाफ या जो ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित सबूत थे वो सारे के सारे मिट जाएं। साइबर पुलिस थाने को जो जलाया गया है उसकी गहन जांच कराई जानी चाहिए। और ये पूरे इलाके में अब जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो देर आए दुरुस्त आए हैं, लेकिन ये अब वहाँ पर घर घर जाकर छानबीन भी करनी चाहिए। और ठीक उसी तरीके से जैसे कश्मीर में हमने वहाँ पर खासतौर पे जब सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो घर घर में, जब आतंकवाद के दौर की बात कर रहा हूँ मैं 370 से पहले की, जब घर घर में छानबीन की जाती थी कि हाँ कहीं कोई आतंकी तो नहीं छुपा है, आपने किसी को पनाह तो नहीं दे रखी है, तो वो चीज़ें एक बार उस पूरे इलाके में करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस तरीके की रिपोर्टें हैं कि वहाँ के लोगों के पास अवैध हथियार हैं, अगर इस तरह की रिपोर्टें हैं कि बम बारूद लेकर बैठे हैं, तो ये किस दिन देश के लिए खतरा बन जाएंगे। इनको आप किसी धर्म की दृष्टि से मत देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। और जो बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है उसके समर्थन में और विरोध में भी लोग खड़े हो रहे हैं। जो विरोध में खड़े हो रहे हैं कह रहे हैं कि आप एक ही पक्ष का घर क्यों ढहा रहे हैं। तो देखिए, अगर वहां पर एक ही पक्ष के लोग हैं तो और वो अतिक्रमण कर रखा है, हाँ जो भी, तो वो सारे के सारे, तो वो वहां पर वो कार्रवाई होगी ही होगी। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों को एक जो फार्मूला दिया है, भले ही लोग उसको पहले कभी आलोचना करते हैं, लेकिन आखिरकार वही फार्मूला काम आता है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई कानून को अपने हाथ में लेने का साहस कर जाए। अब आप देखिए कि जो लोग आलोचना करते थे, राजस्थान में बुलडोजर चला, ओडिशा में बुलडोजर चला, हम हरियाणा में देख रहे हैं, असम में बुलडोजर चला, महाराष्ट्र में भी बुलडोजर चला, तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला। तो बुलडोजर एक जो मंत्र दिया है, जैसे कुछ राज्य सरकारों की जो कुछ एक आपने देखा होगा कि किसी राज्य सरकार की कोई योजना है, वो अच्छा उसका रिजल्ट रहा है तो अन्य राज्य भी इसको कॉपी करते हैं। तो बुलडोजर योजना है जो योगी जी की, वो हिट हो रही है। और कानून का डर जब तक नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था कायम नहीं होगी। ये भी बात एक सत्य और बड़ा तथ्य भी है। बिल्कुल। तो देखना होगा कि हरियाणा सरकार पूरे मामले को किस तरीके से निपटती है, और खास करके इसका हरियाणा और वहाँ की राजनीति पर क्या असर होता है। क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी के सुर अलग अलग हैं, उससे भी तरह तरह की आशंकाएं और संभावनाएं दौड़ने लगी है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।